हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम है आप लोगों का। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप लोग जुड़े हैं बच्चा पार्टी चैनल से। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका जो टॉपिक है वो है UPMMS में आने वाले सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों की एक श्रृंखला आज लेकर आए हैं आप लोगों के साथ में। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो आपके सामने परीक्षा आ रही है, लगभग 40 दिन के आसपास आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं। इसमें 90 नंबर 180 नंबर की जो पूर्णांक होता है, पूरी परीक्षा 180 नंबर में होनी है, जिसमें से 90 नंबर आता है रीजनिंग का, तार्किक परीक्षा का। ठीक है। इसके बाद 35 नंबर आपका आता है साइंस से संबंधित, और 35 नंबर आपका आता है इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन का, और 35, 35, 70 और 20 नंबर आपका आता है मैथमेटिक्स यानी गणित का। तो माय डियर फ्रेंड, गणित आप लोगों ने मजबूत कर ली है, लेकिन सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न है आपका क्लास 6, 7, 8 तीनों बुक से आते हैं बच्चों। तो इसलिए आज हम आपके सामने एक श्रृंखला लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग उस श्रृंखला पे काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वो टॉपिक हमारी क्या है आज के लिए? सामाजिक अध्ययन विषय का हमारा टॉपिक है बच्चों। ये 35 क्वेश्चन की श्रृंखला है डियर। देखिए, सामाजिक विज्ञान आपके सामने खुल गया है। इसमें पहला ऑप्शन है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? ऐसे प्रश्न आएगा और प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, पहले पेंसिल से जो आपको विकल्प सही लगे उस पर आप क्रॉस मार लीजिए, टिक मार लीजिए। तो उसी को आपको बढ़िया आराम से OMR शेप पर 0.5 ब्लैक पेन से आपको काली करना है। ठीक है। इसके लिए आपको पहले से अभ्यास कराया जाएगा। तो देखिए, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख देवता को किस नाम से जाना जाता था? तो माय डियर फ्रेंड, ये आपका विकल्प नंबर 2 सही है। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन, आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये आलमगीर पूरा स्थल है। पूरा स्थल जानते हैं ना, जो पुराना स्थल खुदाई से प्राप्त हुआ है, जहां से कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड, आलमगीर नामक पूरा स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर है? ये बच्चों है सही उत्तर, हिंद नदी के तट पर है। ठीक है। आप लोगों ने पहले से क्वेश्चन किया है, अभ्यास कराया गया है। तो आप, अगर आपका आंसर सही है, आप लोग उस पर सही काट के 1 नंबर अपने आप को दीजिए, और आप चेक करिए कि आज 35 नंबर में आपको कितना नंबर मिला। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 128, दायमाबाद परास्थल। बच्चों, ये पूरा स्थल है। ठीक है, दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न पत्र पे पूरा स्थल से 2 क्वेश्चन आ गया, यानी कि पूरा स्थल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारे पूरा स्थल का अध्ययन कर लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में है? ये माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है। ठीक है। तो दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपद आपको बताया गया था, अंग, मगध, काशी, कौशल, है ना? इस तरह से 16 महाजनपद हैं। ये भी बताया गया था, इन 16 महाजनपद में 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 महाजनपद, ठीक है, मल्ल और वत्स में क्या था? प्रजातंत्र था, लोकतंत्र टाइप शासन व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, गणतंत्र था कह लीजिए। तो 16 महाजनपद में ये प्रश्न आता है, 16 महाजनपद में कितने जनपद में गणतंत्र था? तो 2 जनपद में गणतंत्र था। वो कौन कौन से थे? मल्ल और वत्स। ठीक है। तो आइए 16 महाजनपद के बारे में देखते हैं बच्चों। ये 16 किस पूछ रहा है प्रश्न, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बच्चों, ये है अंगुत्तर निकाय। देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है? ओके, पहला अंगुत्तर निकाय है, जिसमें ये सब बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था?
अश्व घोष ने लिखा था। बुद्ध चरितम किसने लिखा था? अश्व घोष ने लिखा था। ये हम देखिए दिव्यावदान, सूत्र पिटक, अंगुत्तर निकाय, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय का 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है बच्चों? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। याद रहेगा कि भूल जाएंगे? याद रहेगा। ओके, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय। 130 नंबर प्रश्न, चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, कहाँ की थी? अंग की राजधानी थी। बात करते हैं 131 नंबर प्रश्न की। अशोक का पिता कौन था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त मौर्य था कि बिंदुसार था? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। समुद्रगुप्त किस नाम से? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए बच्चों, 132 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ओके बेटा, ये एकदम रविवाई चीज है। कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, भारत की जो हिस्ट्री है वो इन्हीं विदेशी राइटरों के जो इन्होंने किताबें लिख दी है, यात्रा वृत्तांत लिखा है, चाहे वो ह्वेनसांग हो चाहे अलबरूनी हो। अलबरूनी का भारत उन्होंने लिखा है। ठीक है, ह्वेनसांग है और अलबरूनी है, और एक 7वीं शताब्दी में आए थे, क्या नाम उनका? फायान है। फायान, ह्वेनसांग, अलबरूनी। ठीक है, मेगास्थनीज, ये सब भारत में आए थे और भारत की जो तत्कालीन व्यवस्था इन्होंने देखा था उसको लिख दिया था। ठीक है बच्चों, नहीं तो आज भी गपोड़ी लाल जो सम्राट अशोक का स्तंभ मिला है उसको भीम की गदा कहते थे। ठीक है, तो आज आप लोग वही जानते होंगे। ये तो धन्य बोलिए कि सम्राट जो है अंग्रेज जो विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने पाली भाषा को पढ़ा और उन्होंने सच्चाई भारत के इतिहास को सही दिशा में लाने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी जी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर सिकंदर लोदी। ओके माय डियर, 134 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था चांद बीबी और मुगलों के बीच। नहीं, चांद बीबी दक्षिण भारत में थी। शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच। नहीं, मुगल एवं अफगानों के बीच। नहीं, चौथा ऑप्शन आपको कम दिखाई दे रहा। चौथा ऑप्शन है और महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन नंबर आपका 4, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका बच्चों क्या है? सही। ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें चेतक पे कविता लिखी गई है ना, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ये हाँ, वेरी गुड, यही चीज जो है इसी युद्ध का वर्णन वहां पे किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर, 135 नंबर देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित यानी बदलने वाला बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर के मीर कासिम। गुड। 136 नंबर, असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन क्या था? ये गांधी जी ने शुरू किया था कि हम किसी भी सरकारी काम में, अंग्रेजों के किसी काम में हम जो है अपना सहयोग नहीं देंगे। जब सहयोग नहीं देंगे तो ये कहलाएगा असहयोग। सहयोग का विलोम असहयोग होता है। ठीक है, हम अंग्रेजों के किसी कार्य में सहयोग नहीं देंगे, ये होता है असहयोग आंदोलन। तो बच्चों, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष पर आरंभ हुआ था? 1920 में। सती प्रथा का समाप्त किया गया था 1829 में। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 137, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कह लीजिए आंदोलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 3 साल हुआ था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 1930। ठीक है, तो बच्चों प्रथम गोलमेज कब हुआ था? 1930 में। 30 से लेकर के 32 तक हुआ था।
ठीक है, जिसमें देश की बहुसंख्यक आबादी को तमाम अधिकार दिए गए थे, है ना। आगे देखिए 138, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी। सुंदरी। हाँ सुंदरी, इसको सुंदरी वन भी कहा जाता है, सुंदर वन। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। अच्छा डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? जहां पे नदियां बहती हुई, पहाड़ों से नदियां उतरती हैं, अपने साथ तमाम प्रकार के कूड़ा करकट, गाद, मिट्टी, कंकड़, रोड़ा, पत्थर, खड्ड बड्ड, अवार बवार सब ले जाकर समुद्र में वो गिराती है। और जानते हैं पहाड़ से नदियां चलती हैं तो उनका वेग, ऊंचाई ढलान ज्यादा रहता है तो तीव्र वेग से चलती है। जब तीव्र वेग से चलती है वहां से पत्थर, रोड़ा, कंकड़ ये सब बहा के लाती है, ठीक है। और जो बहा के लाती है धीरे धीरे जब समुद्र की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे जैसे समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, ढलान कम होता है तो उनका वेग कम होता है, और समुद्र तल पर पहुंचते पहुंचते उनका वेग बहुत कम हो जाता है, जिससे उनके साथ में लाई गई रोड़ा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो सब ऐसे तहबाई 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 क्या होते हैं? जमा होते हैं। आप लोग देखे होंगे बरसात में क्या होता है, लगभग लगभग हम यहाँ जानते सब बच्चों की जो द्वार होता है क्या फर्श बनी है? नहीं बनी। बरसात होती है तो मिट्टी है वो कट के बहती है, तो जहां पे ढलान ज्यादा होता है वहां की मिट्टी ज्यादा कटती है, और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे द्वार हमारा खत्म होता है ले जाके वहीं पैरा बिछा देते हैं, पत्ती बोरा बिछा देते हैं, कि मिट्टी बह के हमें देखते हैं कि वहां से पानी बह जाता है और मिट्टी वहीं पे जमा हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों जब समुद्र तल में नदियां मिलती हैं तो नदी द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है, गाद होता है, वो समुद्र के किनारों पर, समुद्र के जहां वो मुहाना होता है समुद्र गिरती है वहीं पर जमा होती है। इस प्रकार वहां पे दलदली भूमि का निर्माण, कैसी भूमि निर्माण होता है? दलदली। तो बच्चों दलदली भूमि में जो पौधे उगते हैं, जो पौधे उगते हैं, ठीक है, तो वहां पे नाइट्रोजन की, वहां पे दलदली भूमि होती है तो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ऐसे खूंटी खूंटी संरचना ऐसे निकली रहती है। पूरे दलदली क्षेत्र में उन पौधों की जड़ें ऐसे खूंटी खूंटी निकली रहती है, वहां से सांस लेती रहती है, ठीक है। इस प्रकार ये वन क्या कहते हैं? मैंग्रोव। दलदली भूमि होते हैं, डेल्टाई भूमि में होते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव। और इसको कहते हैं सुंदरी। तो जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है इसमें सुंदरी नामक वृक्ष ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ है? ये अपने देश में है, ठीक है। तो चलिए मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी। सुंदरी वृक्ष के कारण ही इस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। आ गया? यस सर। नहीं आया? आ गया? यस देखो नहीं यस सर, आ गया यस सर, नहीं आया यस सर। अब समझे कि यस सर, समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आया? आया। आया, वेरी गुड। चलिए 139 नंबर देखिए, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? तो माय डियर फ्रेंड, कौन सी देशांतर है जो भारतीय मानक समय है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अच्छा, इसको पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? तो आइए हम थोड़ा सा देशांतर पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। जैसे आप जानिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। ये आपकी कौन सी है? ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच। इसको कहते हैं शून्य देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? शून्य देशांतर रेखा। और क्या कहते हैं? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा, ठीक है। और इसके विपरीत में शून्य देशांतर के जस्ट अपोजिट में आप जानते हैं 1-1 डिग्री पे खींचते जाएंगे तो पूरे ग्लोब पे, पूरे भूभाग पे 360 अंश आपका बनेगा। कितना बनेगा? 360 अंश होता है। यानी पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, कितने अंश घूमती है?
360। अगर हम पूरे भूभाग पे, पूरी ग्लोब पे एक एक अंश पे देशांतर रेखाओं को खींचे तो पूरे भूभाग पे कितनी देशांतर रेखाएं बनेगी? 360 बनेगी। और आधे पे कितनी बनेगी? 180 बनेगी। ठीक है, जब आधे ऐसे खींचते जाएंगे तो 0 अंश देशांतर के ठीक विपरीत आपको मिलेगा 180 अंश देशांतर। तो बच्चों 0 अंश देशांतर को शून्य देशांतर रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा कहते हैं, और इसके विपरीत जो आपका 180 अंश देशांतर मिलेगा उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक प्रश्न अभी यहाँ पूछा गया देशांतर रेखा भारतीय मापक से तो 82 अंश पूर्वी। अब पूर्वी क्यों कहा गया? जैसे आपने पढ़ा था भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार जो हमारी ये शून्य अंश देशांतर है, ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन के पूरब का हिस्सा पूर्वी देशांतर होता है और पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी देशांतर। तो हमारा भारत ग्रीनविच के किस तरफ है? पूर्वी। हमारा भारत ग्रीनविच के किस तरफ है? पूर्वी। पूर्वी तरफ है। एनी डाउट? नो डाउट। इसीलिए हमारा भारत किस देशांतर में है? पूर्वी। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो चलिए माय डियर फ्रेंड, तो ये हो गया आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। गर्म जलधारा का उदाहरण है क्यूरोसियो की जलधारा, एक गर्म जलधारा है। जब आपको भूगोल पूरा ये जलधारा पढ़ाया जाएगा तो कहाँ पे ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की धारा क्या है ना, क्यूरोसियो की क्या है, कि जो भी जलधाराएं हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, उनको डिटेल से बताया जाएगा। गर्म है तो गर्म क्यों कहते हैं, क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या तापमान रहता है, वो इक्वेटर से कितना दूरी पे गर्म होता है, कितना दूरी पे ठंडा होता है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण क्या है, शीत कटिबंध क्या है, उसी के अनुसार इसकी जलधाराएं भी हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट आपको पूरा करना है माय डियर बच्चा पार्टी। चलिए 141 नंबर। ये प्रश्न जो है आपके यूपी एनएमएस से लेकर के यूपी टेट, दरोगा, पुलिस भर्ती जितनी भी परीक्षाएं हैं वहां से ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांश के बीच आते हैं। अधिक उष्ण, ज्यादा गर्म, उष्ण माने गर्म, कटिबंधीय ज्यादा गर्म कटिबंध होता है। तो आप जानते हैं कि हमारी ये पूरी जो भूभाग है माय डियर बच्चा पार्टी, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री सेल्सियस ना डिग्री अक्षांश, लैटिट्यूड 0। और इसे क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, देशांत को क्या कहते हैं उसको, और नहीं भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, शून्य अंश अक्षांश कहते हैं, और एक कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के ऊपर आप जानते हैं कि यहाँ पे सूरज ज्यादा देर तक चमकता है, क्योंकि आपकी पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पे चपटी है और बीच में क्या है, उभरी हुई है। तो आप लोगों ने पढ़ा है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण क्या होता है? जब सूर्य 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, जब सूरज 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तब क्या होता है? ठीक है, आपका जैसे ये अक्ष है, क्या है बच्चों? अक्ष है। तो आपका ये पूरा भाग रात रहता है, ये आपका जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे क्या होता है? दिन होता है। तो 6 महीना उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है और 6 महीना दक्षिणी ध्रुव पे रात होती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पे चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सूर्यास्त प्राप्त होता है, ज्यादा सनलाइट और हीट प्राप्त होती है, और इस समय उत्तरी ध्रुव पे, नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन होता है, और ठीक इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब सूर्य 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे यानी किस पे, मकर रेखा पे चमकता है, तो इस समय क्या होता है? ऐसा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव पे प्रकाश रहता है
और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार से होता है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आप जानिए भूमध्य रेखा के और कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। और इसके बाद आप जानते हैं जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश है इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और जो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो माय डियर बच्चा पार्टी, ऊपरी गोलार्ध में कर्क से आर्कटिक तक ये शीतोष्ण भाग होता है। शीत उष्ण गर्मी और ठंडी का मिला जुला रूप होता है कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में। तो यहाँ पे मौसम क्या होता है? न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। उसी प्रकार से मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में शीतोष्ण प्रदेश होता है। और जैसे हम ऊपर 66.5 अंश से ऊपर घूमकर चलते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्यताप बहुत कम मिलता है। वही कंडीशन आपके दक्षिणी ध्रुव पे होता है। इस प्रकार कर्क और मकर के बीच का जो हिस्सा है ये कहलाता है उष्णकटिबंध, ज्यादा गर्मी पड़ती है। और कर्क से आर्कटिक तक, मकर से अंटार्कटिक तक ये होता है शीतोष्ण। शीत और उष्ण, शीत माने ठंडक, उष्ण माने गर्मी। तो ठंडी गर्मी का क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। न ज्यादा ठंडी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। और इसके बाद और ऊपर जाएंगे भैया तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। वहां पे कोई मानव बस्ती नहीं है। वहां पे कुछ देशों की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, जिसमें भारत की भी प्रयोगशाला है। इस प्रकार आपने देखा अधिक उष्णकटिबंध 5 से 20 अंश अक्षांश, यानी कि इसके निकट इक्वेटर के निकटतम भाग है 5 डिग्री से 20 अंश अक्षांश तक का हिस्सा क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पे ज्यादा आते हैं। चलिए 142 नंबर है, काष्ठ असलाकृति का संबंध है चूने की चट्टानों से। ठीक है, वो पानी के बहाव से चूना गल के गिर जाता है। तो जैसे आप लोग कुतुब देखे हैं ऐसे वहां पे निर्माण हो, नीचे कट के बह जाता है, ऐसे फुट खड़ा रहता है। बुक में आप देखे होंगे। यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? हिम नदियों के द्वारा। जब पहाड़ों से नदियां उतरती हैं उसमें बर्फ जमी रहती है तो वो जो है मिट्टी को काटते हुए कैसी बनाती है? यू आकार की घाटी। अक्सर पूछा जाता है यू आकार की घाटी। चलिए थाल घाट का संबंध है। थाल घाट अरब सागर से संबंधित है। तो इसे कहते हैं बच्चों, अरब सागर कहाँ पे है? उत्तरी रेल से नहीं, मेट्रो रेल से नहीं, पूर्वी से नहीं। पूर्वी में क्या है? पूरब में यहाँ पे कौन सागर है? बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिमी घाट से संबंध है। कहाँ है? पश्चिमी घाट से। ये महाराष्ट्र के आसपास है। 144 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। दक्षिण पश्चिम से जब हवाएं चलती हैं, हाँ, और कब? ठंडी की गर्मी लू जानते हैं क्या है? वो है आते पश्चिमी, यानी जब क्या है दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध लू चल रहा था। यही बात लू का है यहाँ का। गर्मी में क्या है? ग्रीष्म मानसून से। क्या है? ग्रीष्म मानसून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज का 145 नंबर माय डियर बच्चा पार्टी, 145 नंबर क्वेश्चन मार देते हैं गमागम। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है नहीं। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध किससे है? व्यापारिक कृषि से नहीं। जीवन निर्वाह माने ऐसी खेती जिससे हम केवल अपना जीवन चलाएं। कृषि देखो, एक व्यापारिक कृषि होती है, एक बागाती माने बागवानी करे, नींबू का पौधा लगा दे, अमरूद पौधा लगा दे, आम लगा दे, केला लगा दे, है ना। मिश्रित कृषि ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है बच्चों जीवन निर्वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नगदी फसल, देखो सब लिखा है ना, फसल रहेगा, फसल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी नगदी फसल होती है जिसको बेच के ऐसे ऐसे तंबाकू। पक्का। और गन्ना क्या है? गन्ना भी नगदी है।
तो बच्चों गेहूं जौ चना अनाज है, खाने के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो नगदी फसल है वो क्या है? कपास, जूट, तंबाकू। तंबाकू। 127 नंबर देखिए। गलत युग्म को चुनिए। तो बच्चों इसमें बना ये आपको पिग्मी और अमेजन बेसिन में ये जो जनजाति है खराब दोस्त है, ये अमेजन बेसिन में है। अमेजन जानते क्या है? दुनिया की सबसे ज्यादा पानी देकर चलने वाली नदी है अमेजन। और सबसे बड़ी नदी क्या है? नील नदी। क्या है? नील नदी। विश्व की। अब भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? गंगा। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या है? नील नदी किस महाद्वीप में है? एशिया। पक्का मर जाए। अफ्रीका में बारी थी, मिस्र में बा। अफ्रीका कहा था, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र कहाँ बा? अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। और दूसरे नंबर पे? अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे? यूरोप। उत्तरी अमेरिका। देखा छोटी बच्ची बता दी, उत्तरी अमेरिका। तो ये आपका जो है, ठीक है, अमेजन ये अमेरिका में है। और जो नील नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी नदी है और नील नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो वहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत, 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक अकेला महाद्वीप है पूरी पृथ्वी पे जहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। कहां से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। एशिया। किस गोलार्ध में है? ठीक है, और वहां पे एक रेखा गुजरती है, कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से जाती है? 8 कुल 28 राज्य, बस 28 राज्य से घुमा देंगे, ऐसे गोल गोल घुमा देंगे। तो काम गड़बड़ कर दिए तो बच्चे तो चलिए रुकिए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर देखिए बेटा, थोड़ा सा करें, आपका मन भोजन में लग गया है। चलिए 48 नंबर, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण किससे होता है? नीपे से, सीमा से, सियाल से? सियाल। सियाल से। सियाल से होता है। क्यों? आप देखिए फिर बता दो। जैसे आपकी ये पृथ्वी है, आपकी क्या है? पृथ्वी। आप जानते हैं पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ना कहा, परपटी। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, जैसे आप लोग सेब खाए हैं तो छिलका सहित कि छिलका छील के? छिलका सहित। तो कभी छिलका ऐसे निकालो उसका, नहीं सेब ज्यादा पकते छिलका निकलता आसानी से। तो जैसे पूरी पृथ्वी को सेब मान लो, और जो सेब का छिलका होता है पतला सा, वही पृथ्वी के रूप में आपकी ये हुई भूपर्पटी। ये भूपर्पटी पर ही जितनी नदियां, समुद्र, पर्वत, पहाड़ सब है इसी पे। ठीक है, किस पे है? भूपर्पटी पे। और भूपर्पटी में अधिक से ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सियाल। SI और AL। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। यानी कि भूपर्पटी में ज्यादा पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। SiAl सियाल। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बात समझ में आई? इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, ये जो लेयर होती है इसको मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और मेंटल में 2 भाग होता है, एक आउटर मेंटल, एक इनर मेंटल। आउटर मेंटल को कहते हैं दुर्बलता मंडल। जितनी हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, भूमंडलीय प्लेटें हैं, इसी दुर्बलता मंडल पर गति करती रहती हैं। आपको टेक्टोनिक मूवमेंट बताया गया था। जब एक प्लेटें टकराती हैं, इसमें गति होती है, कंपन होती है, तो वहां तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों से क्या आता है? भूकंप आ जाता है। क्या आता है? भूकंप आता है। तो दूसरा भाग बच्चों इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है? मेंटल में क्या पाया जाता है? SI और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिलिका और सीमा कहते हैं। ठीक है,
और जो आपका सबसे इनर भाग है इसे कहते हैं क्रोड। क्रोड भाग जो है इसमें क्या पाया जाता है? इसको नीफे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें Ni निकिल और Fe फेरस यानी लोहा, निकिल और लोहा यहाँ पे भारी धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको नीफे कहते हैं। अब इसको बोलोगे? नो सर। तो ये सवाल क्या था कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का निर्माण किससे होता है? अभी कह दे कि मेंटल का निर्माण किससे होता है? क्रोड का निर्माण किससे होता है? नीफे। क्लियर? यस सर। विदाउट नो सर। एनी झंझट? नो झंझट। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए जलधारा आ गई थी बच्चों। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूरोसियो अभी आपने गर्म में पढ़ा, अलास्का गर्म है, क्यूरोसियो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कनारी की धारा ठंडी जलधारा है। 150 नंबर बताओ भैया, उत्तर प्रदेश में कितना जिला, कितना मंडल? 18। 18 मंडल 75 जिला। एकदम दिमाग धै लिया का, जरूर पूछा जाता है। तो 75 जिला गम से मारा, एक नंबर फिफ्थ और एक नंबर गलत कह दिया तो 1000 रुपया महीना ना मिले का जान लिया भैया। 151 नंबर देखिए, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? 30 वर्ष। चलिए 152 नंबर, बस फटाक से खत्म होने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू हुआ? 2014। जब मोदी सरकार बनाई तो लागे लागू 2014। 2014। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन, मजा आ रहा है? यस सर। भूख तो नहीं लगी है? नो सर। 153 नंबर, नहीं लग गई घंटी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान लागू होने के 1 साल 1 महीना पहले, 1 दिन पहले भाई, 25 जनवरी। ठीक है, गणतंत्र दिवस के 1 दिन पहले। ये दिमाग में रखो। जो है क्या प्रश्न है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग आप जान रहे हैं ना, जो निर्वाचन कराता है, जिसपे तो वोट चोरी का आरोप लग रहा है ना? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस। ओके, 154 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गुड, इसे प्रारूप समिति पूछते हैं, कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी लिख देते हैं। यह है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे उसके। 155 नंबर देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 3 भाग में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और मौलिक मूल अधिकार कितने 6। हैं? ये जरूर याद कर लिए। मौलिक मूल अधिकार 6 और कर्तव्य 11। अब आपको आगे बता दें नीति निर्देशक तत्व, ये भी इम्पोर्टेंट। 157 नंबर देखिए बच्चों, 32 क्वेश्चन आ गया है। 157 नंबर, माय डियर बच्चा पार्टी, गवागम देखिए, फटाफट देखिए। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? गुड, द्रौपदी मुर्मू जी से है, वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं। 158 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार वर्णन किया गया है? शिक्षा का अधिकार बाद में दिया गया। ये 21 का में है, अनुच्छेद 21 का। याद कर लो, आपका अधिकार है, बाल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 21 का। 159, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है, छुआछूत ये सब हटाना है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, आने जाने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, कुटीर उद्योग प्रोत्साहन ये काम काज से संबंधित है, ये उसमें नीति निर्देशक तत्व में नहीं शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है ना। आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, एकदम मन लगा के देखिएगा, ये में जड़े आ जाएगा, माने मजा आ जाएगा। देखिए बच्चों,
निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली। इटली ना, इटली। हाँ, दिमाग इटली में लगा है। चलिए बच्चों, इंटरवल हो गया है, आप लोग घर से भोजन करिए, अभी 5वां पीरियड चलेगा। ओके, थैंक यू।